नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे जौनपुर की। दरअसल जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इतने बुलंद हो चुके हैं कि जो बदमाश हैं वो स्कूल है वहां पर घुस रहे हैं, शिक्षिका के साथ लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला जौनपुर से सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने स्कूल में घुसकर हथियार के बल पर एक शिक्षिका के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। तो जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला खुटहन थाना इलाके के प्राथमिक विद्यालय डीहिया का है, जहां बदमाशों ने स्कूल में घुसकर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दो हथियारबंद बदमाश दिन दहाड़े स्कूल में घुस गए थे और उन्होंने शिक्षिका से लूट की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल और दूसरे लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बदमाशों पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद लोगों को मौके पर देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो पूरा मामला जौनपुर से सामने आया है, जहां पर बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो खुटहन थाना इलाके का है, जहां प्राथमिक विद्यालय डिहिया में रोजाना की तरह एक शिक्षिका स्कूल में पढ़ा रही थी। इसी दौरान हथियारबंद बदमाश स्कूल में घुस जाते हैं और कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद महिला के चिल्लाने पर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो और लोगों के साथ मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद जो बदमाश हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा जो पुलिस है वो बदमाशों तक कब तक पहुंच पाती है, और क्योंकि यहां पर बदमाशों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। दरअसल योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चाक चौबंद तैयारियां करती नजर आ रही है। लगातार जो बदमाश हैं उनके एनकाउंटर की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन जौनपुर से जो मामला सामने आ रहा है वो अपने आप में हैरान कर देता है। आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं कि वो एक स्कूल में घुसकर, जहां पर एक महिला शिक्षक बच्चों को पढ़ा रही थी, वहां पर घुस जाते हैं और शिक्षिका के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। गनीमत तो यह रही कि स्कूल प्रिंसिपल जो है वो अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में नजरें पुलिस की कार्यशैली पर रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक इन बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है। 11:30 बजे की बात है। क्या वारदात हुई? पहले दो लोग आए बाइक से जी। वो आके यहाँ पे पूछे कि हमको एडमिशन कराना है। हमने पूछा किस क्लास में, बोले 6 क्लास में। हमने कहा कि 6 क्लास में एडमिशन नहीं होता है यहाँ जी। पे, ये प्राइमरी स्कूल है, आगे चले जाइए। तो वो लोग फिर यहाँ से निकल गए। फिर 10 मिनट बाद जी। फिर लौट के आए हैं। जी। फिर पूछे, फिर आके यहाँ पे रुके। मैं अकेली यहाँ पे बैठी थी। पूछे हेडमास्टर का, हमने कहा हेडमास्टर उस रूम में है। फिर उनमें से पीछे वाला जो था वो गन निकाल के मेरे ऊपर टांग दिया। 11:30 बजे की बात है। क्या वारदात खबर हुई? मैनपुरी से है, जहां एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि जिला अस्पताल परिसर में ये एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से इस एम्बुलेंस में आग लग गई। एम्बुलेंस में आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तो एम्बुलेंस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खबर मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां जिला अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। इस घटना से जिला अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में धूल फांक रही थी। फिलहाल एम्बुलेंस में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामले की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल विभाग के मौके पर पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस जलकर राख हो चुकी थी। तो ये तस्वीरें मैनपुरी से सामने आ रही हैं, जहां पर सरकार जो है लगातार एम्बुलेंस सेवा के जरिए जो मरीज हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक ये एम्बुलेंस लंबे वक्त से यहीं पर खड़ी थी और इसी दौरान अचानक किसी वजह से इस एम्बुलेंस में आग लग गई। एम्बुलेंस में आग कैसे लगी ये फिलहाल जांच का विषय है, और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो जांच होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आग यार, अब लड़के बाहर खड़े थे, उन्हें बताया कि गाड़ी में आग लग गई है। तो हम लोगों ने बाहर निकल के देखा, जैसे देखा उसे गाड़ी विकराल रूप ले चुकी थी, जल रही थी। हम लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी गाड़ी
पकड़ चुकी कायदे से, बुझा नहीं पाए उसको। अच्छा, फायर फायर ब्रिगेड ब्रिगेड को कॉल किया गया, नंबर नहीं लगा, काफ़ी देर तक कॉल करते रहे। लास्ट में डॉक्टर साहब का नंबर लगा, तब जाके अभी तक आई नहीं गाड़ी। आग यार, अब लड़के खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है और जो खबर सामने आ रही है वो झकझोर कर रख देने वाली है। दरअसल एक महिला प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन प्रसव के बाद जब महिला घर लौट रही थी तो उसे एम्बुलेंस की व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद जो महिला है वो अस्पताल के बाहर ही एम्बुलेंस के इंतजार में घंटों इंतजार करती रही। तो बुलंदशहर में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मामला बुलंदशहर के जिला महिला अस्पताल का है। मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला डिलीवरी के बाद भी घंटों दर्द से जूझती नजर आई। दरअसल अस्पताल में प्रसव होने के बाद महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया था। आरोप है कि डिस्चार्ज होने के कई घंटे बाद महिला एम्बुलेंस के इंतजार में नवजात को लेकर सड़क किनारे पार्किंग के पास खड़ी रही, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। महिला के पति के पहुंचने के बाद जच्चा बच्चा को प्राइवेट गाड़ी से उसके गांव नवादा लाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक डिस्चार्ज होने के बाद महिला ने 102 पर कॉल किया था, लेकिन इसके बावजूद महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली। आरोप है कि महिला ने कई बार एम्बुलेंस कर्मियों से घर छोड़ने की गुहार भी लगाई थी। आरोप है कि एम्बुलेंस कर्मियों ने महिला से खर्चे के नाम पर पैसे की मांग की और जिसके बाद महिला का पति प्राइवेट गाड़ी से महिला को घर लेकर आया। पूरा मामला जब वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवतोष शंकरर ने जांच बिठा दी है, लेकिन ये तस्वीरें हैरान करती हैं। कैसे एक महिला प्रसव के बाद बच्चे के साथ पार्किंग के पास पड़ी हुई है क्योंकि उसे एम्बुलेंस की व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है। दरअसल ये तस्वीरें सवाल खड़ी करती हैं स्वास्थ्य विभाग पर, किस तरह से आखिर क्यों व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, क्यों वक्त रहते महिला के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। क्योंकि अगर महिला प्रसव पीड़ा के बाद डिस्चार्ज हुई थी अस्पताल से तो उसके बाद कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी बनती है कि महिला के घर छोड़ने की व्यवस्था भी करे। और आपको बता दें, इस महिला ने भी कई बार एम्बुलेंस कर्मियों को फोन किया था, कई बार ये गुहार लगाई थी कि उसे घर छोड़ा जाए, लेकिन एम्बुलेंस कर्मी महिला से पैसे की मांग करते हुए नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब जांच बिठा दी गई है पूरे मामले को लेकर के, तो जो जांच होगी इस पूरे मामले की उसमें किस किस की लापरवाही सामने आती है और कब तक जो है उन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि यहां पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। दरअसल जो योगी सरकार है वो तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम योजनाएं भी चला रही है, तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, लेकिन जब अधिकारी ही इस तरह से मामलों को लेकर के लीपापोती करते नजर आएंगे या फिर किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके भ्रष्ट रवैये पर सवाल खड़े कर रही हैं और उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले में जो महिला है उसे जल्द इंसाफ भी मिलेगा। मेरी पत्नी है जिनकी डिलीवरी हुई है, कल सुबह डिलीवरी हुई थी 7 बजे करीब, तो अभी इनकी छुट्टी हुई 12:30 बजे करीब। तो एम्बुलेंस वालों से पूछी तो बोले कि लड़की हुई है लड़का हुआ, कि लड़की हुई है, तो उन्होंने नहीं बैठाया, बोले चाय पानी के लिए बोल दिया था पहुंचेंगे तो चाय पानी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं बैठाया, वो गाड़ी लेकर चले गए। अब वो ये 12:30 बजे से नीचे बैठी हुई है, अब चक्कर भी आ रहे हैं आप देख रहे हो और दिक्कत हो रही है अभी ने, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिली है, इस टाइम हो गया। अब प्राइवेट गाड़ी मंगाई है, प्राइवेट से ले जाएंगे। आपके द्वारा संज्ञान में आया, इसकी विस्तृत जांच कराएगी, दोषी होगा उसको सजा देगी। सर पीड़िता का आरोप है कि पैसे की भी सर डिमांड की गई है। इसकी जांच कराई जाएगी और उसको जो भी इसमें होगा उसको सजा मिलेगी। सर किस तरह की कार्रवाई इसमें बनती है आपकी? जो भी इसको लिखे जाएंगे, उनकी कंपनी को भी लिखेंगे। अगर एम्बुलेंस 102 से या जो 108 जिसको उन्होंने बुक किया और एम्बुलेंस नहीं ले गई है। रजनी, आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ 12:30 बजे नीचे उतर के आए हम। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे यहाँ आए आप? ऊपर से आए, लड़की हुई, जच्चा लेके आए यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद में फिर घर नहीं गए? नहीं, घर नहीं गए हम। जब गाड़ी वाले लेके नहीं जा रहे तो हम कहाँ से जामे? क्या कह रहे हैं एम्बुलेंस? ये कह रहे हैं कि चाय पानी को पैसा चाहिए हमें। और क्या हुआ, लड़की है का लड़का में लड़की है, क्या हमें टाइम नहीं है, अभी नहीं जा रहे हैं। हम पे नंबर तो ना है, लेकर गए वो दो जने। हाँ, वही कह रहे चाय पानी को पैसे चाहिए। लड़की नहीं इसलिए मने? हाँ, रजनी। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है जहां दो पक्षों में विवाद की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बच्चों को लेकर के दो पक्षों में खूनी संघर्ष यहां पर देखने को मिला है, जिसमें
एक महिला की मौत हो गई है जबकि कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तो बुलंदशहर से खूनी संघर्ष की यह खबर सामने आ रही है। दो पक्षों के बीच विवाद यहां पर देखने को मिला। मामला सिकंदराबाद थाना इलाके में दादरी गेट चौकी के सिद्दीक नगर गोरखी का है। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां एक पक्ष के लोगों ने लोहे की रॉड से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई है जबकि कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। दो पक्षों में हुए इस बवाल में जमकर लाठी डंडे भी चले और दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। मामले को लेकर पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो बुलंदशहर से दो पक्षों में विवाद की ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बच्चों के आपसी झगड़े को लेकर के जो ये विवाद है उसने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी किया गया, लाठी डंडे भी चले, एक पक्ष ने लोहे की रॉड से भी हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई है जबकि कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि जो किराएदार है उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। तो बुलंदशहर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। मामला खुर्जा नगर कोतवाली इलाके का है, जहां एक किराएदार पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि दबंग किराएदार ने तमंचे के बल पर नाबालिग से दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के दौरान पीड़िता घर में अकेली थी। इसी घटना के बाद पीड़िता ने अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। दरअसल दुष्कर्म की वारदातों के खिलाफ देश भर में आवाजें सुनने को मिलती हैं। आपको याद होगा जब निर्भया कांड हुआ था, उस दौरान भी कैंडल मार्च निकाले गए थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने कानून को भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए, लेकिन उसके बावजूद जो दुष्कर्म की वारदातें हैं वो आए दिन सामने आती रहती हैं और जो ये वारदातें हैं वो कई तरह के सवाल भी अपने आप में खड़े करती हैं। क्या कानून को और मजबूत करने की जरूरत है? कानून के मुद्दे पर भी दुष्कर्म के मामलों को लेकर के सवाल समय समय पर उठते रहे हैं, लेकिन जो दुष्कर्म की वारदातें हैं वो फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही हैं। थाना खुर्जा के नेहरूपुर मोहल्ले में एक मकान में नीचे के हिस्से में एक परिवार रहता है और ऊपर के हिस्से में दूसरा परिवार रहता है। ऊपर के हिस्से में रहने वाले परिवार के एक युवक द्वारा, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, नीचे के हिस्से में रहने वाली एक लड़की के साथ उसी के कमरे में दुष्कर्म किया गया। जिस समय लड़की के माता पिता बाहर गए हुए थे, बाद में जब माता पिता घर लौटे और उन्हें जानकारी हुई तो उनके द्वारा एक तहरीर थाना खुर्जा नगर में दी गई। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में बदमाश कितने बेखौफ हैं, अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो सरकारी विभाग है उसके गोदाम में डकैती डालने से भी जो बदमाश हैं वो बाज नहीं आ रहे। दरअसल पूरा मामला सिंचाई विभाग के गोदाम में डकैती से जुड़ा हुआ है। तो बुलंदशहर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि सरकारी ऑफिस में भी डकैती की वारदात को अंजाम देने में उन्हें कोई डर नहीं है। मामला नगर कोतवाली के हाइडिल कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के गोदाम का है, जहां बदमाशों ने 2 चौकीदार और एक गनमैन को बंधक बनाकर लाखों की कीमत के सरकारी सामान पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात सिंचाई विभाग के गोदाम में 15 से 20 बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने सिंचाई विभाग के गोदाम पर वारदात को अंजाम देने से पहले 2 चौकीदार और एक गनमैन को बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट भी की। चौकीदार और गनमैन के विरोध करने पर बदमाशों ने उनके हाथ पैर बांधकर एक कोठरी में बंद कर दिया और कॉपर वायर गन मेटल समेत बड़ी मात्रा में स्क्रैप लेकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि बदमाशों ने फरार होने के लिए भी सरकारी ट्रक का सहारा लिया और सिंचाई विभाग के ट्रक में ही माल भरकर 9-2-11 हो गए।
फिलहाल लूटे गए सामान का मूल्यांकन किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो बुलंदशहर से ये घटना सामने आई है जहां पर बदमाश एकदम बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल सिंचाई विभाग के गोदाम में ही बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। 2 चौकीदार और एक गनमैन की तैनाती जरूर थी, लेकिन बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया, उनके साथ मारपीट की और फिर लाखों के सरकारी सामान पर हाथ साफ करके मौके से फरार हो गए। सवाल यहां पर कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर खड़े होते हैं कि क्या बदमाश आखिर कैसे इतने बेखौफ हो गए हैं कि सरकारी ऑफिस में ही लूट की वारदात या फिर डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जो आम जनता है वो कितनी सुरक्षित है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। दरअसल जो योगी सरकार है वो तो बदमाशों की धरपकड़ के लिए तमाम कवायदें कर रही है। यूपी सरकार मिशन एनकाउंटर भी चला रही है, जिसके तहत बदमाशों के एनकाउंटर की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन बुलंदशहर से जो मामला सामने आया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। उम्मीद करेंगे कि जो बदमाश हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएं, ताकि जो लोग हैं उनका कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। हाँ, रात को कुछ बदमाश आए, 15-20 लोग आए यहाँ पर जो है, और हमारे 2 चौकीदार, एक गनर था, उनको उन्होंने बंदी बना लिया। उसके बाद चौकीदारों ने जैसे बताया कि उन्होंने जो पहले सारे ताले तोड़ दिए। ताले तोड़ने के बाद बाहर हमारा ट्रक खड़ा रहता है, उसको धक्का वक्का लगा के जैसे भी स्टार्ट कर लिया, और स्टार्ट करके उसको अंदर ले आए। अंदर से हमारा पीवीसी का वाइंडिंग वायर होता है कॉपर का, फ्रेश जो नया रहता है वो भी ले गए। पुराना स्क्रैप होता है, कटा हुआ निकलता है, जला हुआ, वो ले गए। जीएम की स्क्रैप ले गए, और भी मतलब उन्हें जो है गन मेटल का या कॉपर का जो भी आइटम उनको दिखाई दिया वो सारा ले गए। हाँ, रात को कुछ बदमाश आए, 15-20 सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के मोहनलालगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों के नाम संबोधन सुना। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि जो कृषि कानून है उसको लेकर सरकार और किसानों के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की किस्त भी किसानों के खातों में डाली है, तो इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित कर रहे थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों का संबोधन सुना और साथ ही अटल जी को भी यहां पर श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मोहनलालगंज पहुंचे थे। इस मौके पर सीएम योगी के साथ मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और लखनऊ जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे। किसानों के साथ बैठकर वर्चुअल माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों का संबोधन सुनते नजर आए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को किसान बिल के फायदे भी बताए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 करोड़ 13 लाख में से 4,260 करोड़ की सम्मान निधि राशि का हस्तांतरण किया। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मोबाइल फोन हर किसी के हाथ में आ जाए, इस परिकल्पना को भी साकार प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मैं अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 97वां जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने भी किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों के खाते में दी है। वहीं दूसरी ओर जो लगातार बीजेपी नेता हैं वो लगातार किसानों को कृषि बिल के फायदे बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मोहनलालगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी है। यूपी के मैनपुरी में लोग जाम की समस्या से परेशान हैं, लिहाजा अब प्रशासन ने कमर कस ली है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है और आपको बता दें कि प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो लोग हैं उन्हें जाम की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो यूपी के मैनपुरी में लगातार जाम की स्थिति के चलते प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। कस्बे की समस्या के चलते प्रशासन का डंडा चलने लग गया है। जाम से जूझते कुरावली में अधिकारियों में संज्ञान लेते हुए जोर शोर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कई लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसके तहत चालान भी किए गए हैं। इस दौरान एसडीएम ईओ संग भारी पुलिस बल भी मौजूद रहे। दरअसल
अतिक्रमण की वजह से जो जाम की समस्या है वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे मौके पर प्रशासन ने अब जिम्मेदारी संभाल ली है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको लेकर के जो पुलिस जो प्रशासन है उसका अब बुलडोजर चलने लग गया है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार 2 दिन के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही जो भी विकास के काम किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करती हुई भी नजर आएंगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जालौन की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद वो जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करती हुई भी नजर आई। फिलहाल उन्होंने उरई तहसील के सर्किट हाउस में पहुंचकर भी जायजा लिया है। तो प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार जो इलाका है उसमें विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा करती हुई नजर आ रही हैं, लगातार बैठकें कर रही हैं ताकि जो जनता है उस तक जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा यहां पर पहुंच सके। खबर मिर्जापुर से है जहां एक जेई ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेई ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की है। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जेई छुट्टी ना मिलने से परेशान था, जिसके बाद इस जेई ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। मिर्जापुर में गुरुवार को एक जूनियर इंजीनियर ने नगरपालिका चेयरमैन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल उन्हें फंदे से उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले जेई ने सोशल मीडिया पर आप बीती शेयर की थी। जेई का आरोप है कि छुट्टी लेने के लिए वो अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के बीच चक्कर लगा रहा था, लेकिन उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक अहरौरा नगर पालिका परिषद के जेई सुशील मोहन निगम ने सुबह आत्महत्या करने की कोशिश की। जेई ने नगरपालिका अध्यक्ष गुलाब मौर्य पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। घटना से कुछ देर पहले जेई ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती शेयर की थी। अपने पोस्ट में उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष गुलाब मौर्य और अधिशासी अधिकारी विनय कुमार तिवारी पर परेशान करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि छुट्टी मांगने पर गुलाब मौर्य ने उनका अपमान करते हुए धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। इसके बाद वो अधिशासी अधिकारी से मिलने गए पर उन्होंने उनसे बात ही नहीं की। तो ये पूरी जो खबर है वो मिर्जापुर से सामने आई है, जहां पर एक जेई ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। साफ तौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कहा है कि जब वो छुट्टी मांगने के लिए वहां पर गए तो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिससे हताहत होकर जेई ने सुसाइड करने की कोशिश यहां पर की है। और आपको बता दें कि सुसाइड करने से पहले जेई ने सोशल मीडिया पर भी अपनी आपबीती शेयर की थी। सर मुझे कल धक्का मारा सर इन्होंने। किसने? चेयरमैन साहब ने सर। अच्छा, मैं उसके बाद? सर मैं कल जी छुट्टी मारा था, कई दिन से सर छुट्टी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको छुट्टी नहीं मिल रहा था? छुट्टी नहीं दिया उन्होंने सर। उसके बाद तो आपने ईओ साहब से बताया ये बात? कहा मैंने, ईओ साहब कहे मैं आपको छुट्टी देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। अच्छा, आपको छुट्टी वही देंगे। सर मुझे कल धक्का मारा सर अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छा।